हेलो भाई, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने ओलिव बोर्ड का जो मैथ का सेक्शन है 25 क्वेश्चंस का, उस 25 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। वो 12 क्वेश्चन का वीडियो पार्ट 1 में होगा, उसको आप देख लीजिए। और ये 13 क्वेश्चंस बचा है, 12-13 क्वेश्चंस, तो इसका पार्ट 2 होगा। और इसको आज हम करेंगे, कौन कौन क्वेश्चंस हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। और जिनसे बन गया बहुत अच्छा, नहीं बना कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चंस नहीं बताएंगे क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है मेरे भाई, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बनाना पड़ जाएगा। और कलर भी उसमें ग्राफ में दिया हुआ है तो वो कलर हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। और ये 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। जिनसे बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसको सिर्फ अरेंजमेंट करना था और कुछ नहीं। बोल रहा है जार बी में जो है कंचों की संख्या जार ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है। जार सी में कंचों की संख्या जार बी में कंचों की संख्या से 20% अधिक है। और जार डी में कंचों की संख्या जार सी में कंचों की संख्या से 25% कम है, ठीक। बोल रहा है जार डी में कंचों की संख्या जार ए में कंचों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये पूछ रहा मेरे भाई। इसमें से कितना जार है, पहले क्वेश्चन में देखिए कितना जार है। टोटल 4 जार है, ए से लेकर डी तक है। तो पहले हम चारों जार का नाम लिख देते हैं, जार ए, जार बी, जार सी और जार डी, ठीक। 4 जार है आपके सामने। बोल रहा है देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चंस करे ना, तो जो सबसे लास्ट में जिसकी कंपैरिजन होता है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी इसको देखना है, कौन सा हम सीढ़ी पर जाएं ताकि अगला सीढ़ी हमको मिल जाए, ठीक है ना। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है बी में कंचों की संख्या ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है। अब जो है सी में फिर कंचों की संख्या बी में कंचों की संख्या से इतना अधिक है। अब देखिए क्या करेंगे, बी में कंचों की संख्या ए में कंचों की संख्या से 10% अधिक है, तो ए में मान लेते हैं 100 है, तो बी में कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी में हो जाएगा 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जार सी में जो है कंचों की संख्या, इसमें जार बी में कंचों की संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक है कहने का मतलब इससे 110 का 20/100 का 120/6 करेंगे, 6/5 करेंगे, तो 22 बार में काटेंगे इसको, ये टोटल आ जाएगा 132। आप कर लीजिए, आपको पता होगा, नहीं तो मैंने परसेंटेज का बेसिक क्लास में मैंने ये बताया, बढ़ाने घटाने का परसेंटेज में शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे, शॉर्टकट ट्रिक क्या सोचना है, ठीक है ना। फिलहाल इतना होगा। अब बोल रहा है यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है जार डी में कंचों की संख्या जार सी में कंचों की संख्या से 25% कम है। अब इसमें जो कंचों की संख्या इससे 25% कम है, तो इसमें कितना 132। 132 का 25% कम है 75/100 है कि नहीं। अब काट देंगे 3 बार में, 4 बार में, इसको हो जाए चरतिया बार 1 चरतिया बार 1, ये 99 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। डी में कंचों की संख्या 99 हो जाएगा, सी में कंचों की संख्या 132 हो जाएगा, और बी में कंचों की संख्या 110 हो जाएगा, और ए में 100 मान है। तो आपसे पूछ रहा है कि जार ए में कंचों की संख्या, यानी इसमें जार डी में कंचों की संख्या, यानी इसमें जार ए में कंचों की संख्या से कितने प्रतिशत ये कम है या अधिक है। तो ये इससे क्या है, कम है ना, तो कितना कम है, ये सीधे से ये 100 है, ये 99 है, तो इसको सीधे डायरेक्ट 100 से कंपेरिजन नहीं कर रहा, तो 1% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। ये कम, इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। बस देखना है किससे कंपैरिजन करके हम जाएं कि वहाँ तक फाइनल टारगेट तक पहुँच जाएं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और ये समझ आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर फिर आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो 65 नंबर क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक शंकु के
वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा, उसके बीच का अनुपात जो है ना वो 3:7 दिया हुआ, 3:7 है। और यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल। तो शंकु में एक्चुअली होता कैसा बना हुआ पहले एक बार देख लीजिए। इसका जो वृत्ताकार है ना, ये जो है ना बेस जो होता है ना सर्कुलर पाथ का होता है, ठीक है ना, तो यानी वृत्त की तरह होता है। तो बोला भी है वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल। यदि सिर्फ आधार का क्षेत्रफल भी बोलता तो वही वृत्ताकार ही होता, क्योंकि इसका आधार जो वृत्ताकार ही होता। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, तो आधार वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल बराबर 3:7 दिया हुआ। ठीक, अब देखिए इसको काटते हैं, आर आर कैंसिल, तो आर बाई एल बराबर जो हो जाएगा 3/7, ये रेशियो में है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई एल जो है 7 है, इसी का वैल्यू दिया है 14, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना होगा, ये भी 2 से 6 हो जाएगा। ठीक, अब रेडियस देखिए यहाँ शंकु क्या है, इसको बना लेते हैं। ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर है, ये कितना है 6 है, और तिर्यक ऊंचाई ये है 14 है। तो ऊंचाई पूछ रहा शंकु की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई पूछ रहा h, ये क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप इसका हाइट निकाल सकते हैं ना, निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, h बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ देंगे, या 196 माइनस 36 कर सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 8। ठीक, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकालिएगा, एक 4 निकलेगा, फिर 5 ये, फिर यहाँ से 4 इंटू 2 होगा ना, इसको फैक्टर कर रहे हैं, तो ये निकल जाएगा, एक चार बाहर, अब 5 दूना 10, यानी 4√10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाइट। ठीक है ना, शंकु का हाइट। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। हेलो भाई, 66 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दिए, उनसे नहीं बना, या तो जिनसे बना उनसे बहुत टाइम लग गया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस नहीं बना है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बता दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किए। मेरे भाई, इस क्वेश्चंस में आप बनाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना। टेस्ट सीरीज देते वक्त क्या गलती की है मैं वो बताता हूँ। आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाया होगा, फिर भी सेट में नहीं बना, क्यों नहीं बना मैं बताता हूँ। मेरे भाई, जब भी आप बनाए होंगे ना कि एक सर्कुलर पाथ है, इस पे 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति चलता है, ठीक है ना, तो किस टाइम पे वो मिलता है वो आपने फाइंड आउट किया होगा, और कितने घंटे में कितने बार मिलते हैं वो आप आराम से बता देते हैं। लेकिन कब, जब मेरे भाई 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलता हो। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आप जो रट ली हैं और इस क्वेश्चन को बनाने लग गए हैं, नहीं बना यही कारण था। यहाँ पे मेरे भाई सेम डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करता है। यहाँ सेम डायरेक्शन का केस नहीं है, तो यहाँ विपरीत दिशा में दौड़ता है, तो इसके लिए अलग देखिए केस बनता है। क्या होगा, ये मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट कोई ए है, ठीक, यहाँ से 2 व्यक्ति विकास और शोभित विपरीत डायरेक्शन में चलता है। मान लेते हैं विकास यहाँ चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और शोभित जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है ना। अब ये दोनों चलता है, उसमें क्या होता था, सेम डायरेक्शन में चलता था तो दोनों के टाइम का एलसीएम लेकर कर देते थे कि इतना टाइम में दोनों
एक दूसरे को मिलेगा, फिर आराम से निकाल लेते थे 1 घंटा में कितना। लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ये विकास जो भी डिस्टेंस करेगा और शोभित जो भी डिस्टेंस करेगा, अलग अलग टाइम दोनों को लग रहा, लेकिन डिस्टेंस जो दोनों है ना वो कितना करेगा। मान लिया जाए एक चक्कर विकास पूरा करता है तो 5 मिनट लगता है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, 2πr करता है। देखिए विकास का पहले टाइम कितना लगता है, 5। विकास का टाइम जो है 5 लगता है, और जो है डिस्टेंस कितना कवर करता है मेरे भाई, 2πr। ठीक। अब शोभित को क्या है, शोभित को भी टाइम लगता है कितना, 12 मिनट लगता है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, ये भी 2πr करता है कि नहीं। एक चक्कर में इसको 12 मिनट लगता है और इसको 5 मिनट लगता है। तो हम यहाँ से विकास का पहले चाल निकाल लेते हैं। विकास का जो है ना चाल निकाल लेते हैं। एस स्पीड है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2πr/5। ठीक। अब इसका भी चाल निकाल लेते हैं, शोभित का चाल निकाल लेते हैं। ये भी 2πr/ इसका हो जाएगा समय 12। ठीक। अब दोनों का चाल आ गया। अब मान लेते हैं विकास एंटी क्लॉकवाइज की ओर जा रहा है और शोभित क्लॉकवाइज की ओर जा रहा है। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ बी है, आकर मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए ट्रेन का कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि ट्रेन जब है ना दोनों जाता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस दोनों के द्वारा कवर किया गया जो भी होता है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बटे चाल से डिवाइड कर देते हैं। देखो अब क्या है, दोनों के द्वारा किस टाइम पे मिलता है। मान लेते हैं पॉइंट बी पर मिलता है, हमको टाइम पता नहीं है कब मिलता है, तो समय निकालते हैं। यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी दोनों के द्वारा कितना कवर किया जाएगा, यहाँ पर दोनों के द्वारा मिलकर दूरी 2πr किया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी के द्वारा किया जाएगा, यानी विकास के द्वारा, ए से बी तक शोभित के द्वारा किया जाएगा। तो दोनों को डिस्टेंस मिला के 2πr हो जाएगा। तो यहाँ समय बराबर 2πr दोनों के द्वारा कर दिया जाएगा, बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल अब क्या होगा मेरे भाई, इसका चाल और इसका चाल दोनों का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो चाल जुट जाएगा ना। चाल कितना है, विकास का हो जाएगा 2πr/5 प्लस 2πr/12। अब मेरे भाई देखो इसको एलसीएम लेकर कैलकुलेट करो। यहाँ ऊपर 60 हो जाएगा, यहाँ 2πr कैंसिल हो जाएगा, 12 + 5 17 हो जाएगा, इतना मिनट। ठीक। अब इतना मिनट में वो एक बार मिलेगा। ठीक है ना, पॉइंट बी पर, यानी 60/17 मिनट में मेरे भाई, यहाँ लिख देते हैं 60/17 मिनट में एक बार मिलेगा। तो पूछ रहा है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में कितना बार मिलेगा। तो 60 मिनट में मेरे भाई कितना मिलेगा, 17 बार मिलेगा। समझ में आया, एक एक नियम से हो गया ना। इसका कितना बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया था मेरे भाई। इस सेट का है ना, इस बार संडे को जो टेस्ट लिया गया उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। ठीक है ना, और भी ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक अलग टेस्ट लाएंगे। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज हम मैथ का उसमें कराएंगे। ठीक है ना। यदि ये पसंद आया तो उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दे जो भी ओलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट देते हैं CGL प्रीलिम्स का। ठीक है ना, ताकि वो भी भाई इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। ठीक है ना। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा भाई, फिर आपके सामने क्वेश्चन है, और 67 नंबर यह क्वेश्चन है एवरेज का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको है ना एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है। बोल रहा 16 संख्याओं का औसत जो है 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है, फिर प्रत्येक संख्या में जो है 2 से गुना किया जाता है, तो नया औसत पूछ रहा है क्या होगा। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, और बोले कितना भी संख्या दे दे उसका औसत जो भी दे दे, और बोले प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में जितना भी संख्या जोड़े, घटाए, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, गुना करे या भाग दे, कुछ भी, लेकिन प्रत्येक संख्या में बोलेगा तो उसको क्या करना, उतना औसत में करते रहना है। ठीक है ना, औसत जो भी रहेगा और जितना बोलेगा उतना करते रहना है।
पहले औसत कितना है, कितना संख्या उससे मतलब नहीं, बस औसत कितना है। औसत पहले देख लेना, 24 है, 24 लिख दिए। बोल रहा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो जो भी करना औसत में करना है। प्रत्येक संख्या में माफी चाहते हैं 4 जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए, ठीक, बस 4 जोड़ दिए बस। उसके बाद फिर प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाता है। अब इतना हो गया, जोड़ दिए, अब 2 से गुना करेंगे। हम क्या बोले थे, जो भी करना है एवरेज में करना है, ठीक है ना। एवरेज में पहले प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ दिए, और उसके बाद प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाता है, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 28 × 2 हो जाएगा, तो बराबर 56 हो जाएगा। यही नया औसत होगा, ठीक है ना। अब इसको ये याद रख लीजिएगा, जब भी ऐसा पूछेगा ना, इसको हम फिर से बोल रहे हैं, 1-2 बार ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे बेसिक मेथड से बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाएंगे मेरे भाई। 68 नंबर क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लिए होंगे, फिर भी बता देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बता देते हैं, जिसको नहीं पता है जिनको, वो याद कर लीजिएगा। जब भी नाव जो है ना धारा के दिशा में चलेगा, मान ले धारा इधर बह रही है ना, धारा इधर बह रही है और बोट भी इधर ही जा रहा है, तो क्या होगा, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका जो है वेलोसिटी है ना, वो स्पीड जो है जुट जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका स्पीड जो है x है और इसका जो है धारा के y है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा x + y, ठीक। और अपोजिट डायरेक्शन में यदि चलेगा तो हो जाएगा x - y, ठीक। ये याद रखिएगा, बस वही बोल रहा। एक नाव धारा के अनुकूल में 154 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो 7 घंटे में 154 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो समय जो है 7 घंटा दिया हुआ, दूरी कितना है 154 है, चाल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल है, यानी नाव के चाल प्लस जो धारा बह रही है जिस स्पीड से, दोनों के चाल ऐड हो जाएगा। तो मान लेते हैं नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो x + y हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, धारा के अनुकूल चलेगा, तो यहाँ से x + y बराबर हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है जबकि लौटने में उसे 11 घंटा लगता है, और लौटने में मतलब धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा ही, वो जेन्युइन बात है कि 7 घंटा लग रहा है जाने में, उधर से आएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, स्पीड घटेगा तो यहाँ पे लग रहा है 11 घंटा लग रहा। फिर समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे, कितना 154 किलोमीटर ही यात्रा करने में। अब ये x - y होगा क्योंकि स्पीड घटेगा, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा, तो x - y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। आपको एक इक्वेशन ये दे दिया, दूसरा इक्वेशन ये दे दिया। अब दोनों को हल कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 18, y बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा शांत स्थिर जल में नाव की चाल हम x माने थे ना, तो ये 18 किलोमीटर/घंटा होगा, ठीक है ना। इतना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी से बन गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्लाइड पर आएगा आपके सामने। फिर आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए बोल रहा है यदि कुणाल प्रभु से आयु में 6 वर्ष छोटा है और प्रभु जो है सुनील से आयु में 5 वर्ष बड़ा है, जबकि कुणाल प्रभु और सुनील की आयु का योगफल जो है 76 वर्ष है। पहले 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, कुणाल है, प्रभु है और सुनील है, ठीक, 3 व्यक्ति है। अब तीनों का कंपैरिजन बोल रहा है, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, लिख लेते हैं। कुणाल जो है प्रभु से आयु में 6 वर्ष छोटा और प्रभु सुनील से आयु में 5 वर्ष बड़ा है। पहले हम सुनील के आयु मान लेते हैं, ठीक है ना। आपका जो मन है कुछ भी मान लीजिए, प्रभु का भी मान लीजिएगा तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात। लेकिन हमको है ना आराम से एकदम जो सब पहले बाद में दिया है ना उससे कंपैरिजन करेंगे ना तो ज़्यादा
सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए प्रभु सुनील से आयु में 5 वर्ष बड़ा है, प्रभु की आयु यदि x मान लेते हैं तो सुनील की आयु यदि x मान लेते हैं तो प्रभु की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 5 वर्ष। ठीक। अब बोल रहा है यदि कुणाल प्रभु से आयु में 6 वर्ष छोटा है, कुणाल जो प्रभु से आयु में 6 वर्ष छोटा है, यानी x + 5 ये है तो इसमें 6 वर्ष घटा देंगे तो x - 1 हो जाएगा, x + 5 - 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 वर्ष कुणाल की आयु। समझ में आया ना, तो इतना हो जाएगा, सीधे x - 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, इतना किए हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक। अब यही बोल रहा है कि कुणाल प्रभु और सुनील की आयु का योगफल जो है 76 वर्ष है, यानी इन तीनों का योगफल जो है ना वो 76 वर्ष है। ठीक, यही 76 वर्ष है। अब देख लेते हैं x का मान क्या आता है। ये 3x हो जाएगा, जोड़ेंगे ये हो जाएगा +4 बराबर 76, तो 3x बराबर 72, x बराबर मेरे भाई 24 हो जाएगा। 24x किसका मान है, सुनील का मान है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, प्रभु की आयु, वो भी 2 वर्ष पहले पूछ रहा। तो प्रभु की वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं। प्रभु की वर्तमान आयु x + 5 है, यानी 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29। लेकिन 2 वर्ष पहले है, वर्तमान आयु 29 वर्ष ने आया, 2 वर्ष पहले पूछ रहा था, 2 वर्ष पहले घट जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 27 वर्ष होगा प्रभु की आयु। ठीक, इसका आंसर जो होगा 27 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बोल रहा लास्ट में जो है ना, प्रभु जो है सुनील से आयु में 5 वर्ष बड़ा, तो पहले सुनील को मान लेते हैं, सुनील के बाद प्रभु के आएंगे, प्रभु के बाद फिर कुणाल के आएंगे, तो ऐसे आराम से चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी और आराम से बन भी जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर रहेगा। हेलो भाई, 71 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है एलसीएम का ही चैप्टर का एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहाँ गलती किए होंगे हमें पता है, जहाँ पर आपने उस सर्कुलर पाथ पर 2 व्यक्ति जो है विकास और शोभित चलता है, जिस तरीके से उस क्वेश्चन में गलती किए उसी तरीके से इसमें आप गलती किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना, कुछ स्टूडेंट से बना तो सिली मिस्टेक हुआ, और वो सिली मिस्टेक क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा 4 घंटियाँ क्रमशः 28 सेकेंड, 42 सेकेंड और 14 सेकेंड और 56 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे पहली बार एक साथ पूर्वाह्न 8:50 में बजती है, ठीक है ना, और वे समान दिन के पूर्वाह्न 11:10 पर nवीं बार एक साथ बजती है, तो n का मान पूछ रहा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं लोग, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि सही बात है, एलसीएम इसका पहले निकाल लेते हैं, हमको जो पता है पहले 28, 42, 14 और 56 का एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 × 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इतना मिनट, ठीक, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक, 24 × 7 हम एलसीएम ले लिए, हम उतना मल्टीप्लाई नहीं किए। ठीक, अब ये सेकंड में है तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कर देते हैं, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 बार 5 बार, यानी 14/5 मिनट। अब 14/5 मिनट में वो कितना बार बजता है, 1 बार बजता है। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब कितना देर तक टाइम दिया आपको, एक साथ पूर्वाह्न 8:50 है, और उसी दिन पूर्वाह्न 11:10 पर बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच का टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटा उधर, 2 घंटा 20 मिनट। ठीक है ना, 2 घंटा जो है 20 मिनट हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट, इसका अंतर हो जाएगा। ठीक,
यानी 2 घंटा 20 मिनट का मतलब 140 मिनट, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और 20 मिनट बाकी, तो 140 मिनट। यानी 140 मिनट में कितना बार बजेगा? अब देखिए 14/5 मिनट में एक बार बजता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 14 मिनट में कितना बार बजेगा भाई? 5 बार बजेगा। ठीक, तो 140 मिनट में कितना बार बजेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 मिनट में 50 बार, इतना आएगा। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, 50 इसका आंसर नहीं होगा। देखिए गौर कीजिएगा, बोल रहा है कि वे पहली बार एक साथ सुबह जो है पूर्वाह्न 8:50 पर बजती है, ठीक है ना। उसके बाद 11:10 के बीच का जो टाइम है ना, इतना पर कितना बार एनवी बार एक साथ बजता है। एनवी बार यहाँ भूल जाइए, आपको यदि कंफ्यूजन लग रहा है ना, एनवी बार भूल जाइए। ये अब बताइए कि इतना और इतना के बीच में कितना बार बजता है एक साथ, तो आप बोलिएगा 50 बार बजता है। अब देखिए बता रहे हैं 8:50 में एक बार बज चुका है। जैसे मान लेते हैं 3 घंटी है, घंटी 1, घंटी 2, घंटी 3 है, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं 8 बजे एक साथ बजती है तीनों, ठीक है ना, एक साथ बजती है, हर 1 घंटे के अंतराल पर बजते रहती है। तो 9 बजे फिर एक बार बजेगी एक साथ, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। अब देखिए 12 बजे तक जो है ना कितनी बार एक साथ बजेगा? पहले 8 बजे बज चुका है एक साथ, अब 9 बजे फिर बजेगा एक साथ, फिर एक साथ बजेगा, फिर एक साथ 10 बजे बजेगा, फिर 11 बजे एक साथ बजेगा, फिर 12 बजे एक साथ। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो अब देखिए कितना बार बजा है, 8 से लेकर 12 बजे तक कितना बार बजा है? 4 बार तो इधर बजा ही, प्लस एक बार 8 बजे तो भी बज चुका है ना। बस यही फंडा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बोल रहा 8:50 में बज गया, उसके बाद जो 11:10 तक वो 50 बार बजेगा, लेकिन एक बार ऑलरेडी बज चुका है 8:50 में, ठीक है ना। तो उसमें एक बार और जो बजा है उसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51 बार, ठीक है ना, 51 बार एक साथ बजेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो 51 बार लिख लीजिएगा, आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताएंगे। हेलो भाई, फिर से आपके सामने क्वेश्चन है स्लाइड पर 72 नंबर। या क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा इसका ट्रिक क्या होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है एक निश्चित राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 2.2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पर वह कितने समय बाद स्वयं की 3.16 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। इतना गुना हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि T1 वर्ष बाद कोई सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, फॉर सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं कि जब भी कोई सिंपल इंटरेस्ट के लिए T1 वर्ष के बाद जो है राशि जो है ना N1 गुनी हो जाती है, और उसी रेट पर T2 वर्ष के लिए जो राशि जो है N2 गुनी हो जाती है। तो इसके बीच रिलेशन देखो मेरे भाई, लिखना क्या है, T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। अब यहाँ पर T1 जो दिया रहेगा, T2 पूछेगा, ये हो सकता है ये भी दिया रहे। N1 कितना गुना हो जाता है, N2 फिर अगला बार कितना गुना हो जाता है, ये बैठा देना। यही जब ये टाइम आपसे पूछेगा तब निकालना। और रेट के लिए भी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही ऐसा ही क्वेश्चन जब आएगा, R1% की दर से कोई बोलेगा इतना गुना हो जाता है, तो वही समय के लिए, सेम समय के लिए उस वक्त बोलेगा कि
R2% की रेट से जो है N2 गुना हो जाता है, तो उसके बीच भी रिलेशन लिख लीजिए। बस वही T1 के जगह सिर्फ R1 लिख देना, T2 के जगह R2 लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना। N1 - 1 बटे N2 - 1 इतना करना। अब देखिए T1 कितना 10 है और T2 हमको नहीं पता है, कितने समय बाद, यही तो पूछ रहे हैं। बराबर N1 कितना हो जाएगा 2.2 गुनी, N का मतलब गुना होता है, ठीक है। 2.2 गुनी 2.2 - 1 करेंगे तो कितना होगा, लिख देते हैं 2.2 - 1 बटे N2 3.16 - 1, तो क्या हो जाएगा 10 बटे T2 बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.2 बटे 2.16 इतना हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो, 1 शून्य 1 खत्म हो जाएगा, तो ये 10 1 शून्य 1 शून्य ये भी कट जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 कम 12 9 12 96 18 वर्ष के बाद जो है वो राशि 3.16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर 18 आएगा। और यदि ये ट्रिक मेरे भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ये अपना स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपके सामने है 73। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स कर लिए होंगे, फिर भी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता देता हूँ। बोल रहा है एक दुकानदार जो है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और उस पर 18% की छूट देता है। तो पूछ रहा है उस वस्तु को छूट देने पर जो है कितना लाभ होगा या हानि होगा, वो परसेंटेज में आपको निकालना है। देखिए जब भी इस प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन या कोई भी आए ना, बेसिक चीज़ जो आपको पता है उसको फॉलो कीजिए, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार है, क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। जब भी आपको क्रय मूल्य मानना है 100 मान लेना है, ठीक है ना। कभी भी क्रय मूल्य कोई चीज़ 100% मान कर कीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी यहाँ क्या करें, CP कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे 100, ठीक 100 रुपया है मान लेते। अब बोल रहा उसके क्रय मूल्य से जो 45% अधिक अंकित करता है। अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 45% अधिक अंकित करेंगे, सीधे 145 लिख देंगे, ठीक। अब बोल रहा उस पर 18% की छूट देता है, किस पर, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पे, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस 145 है, इस पर 18% की छूट देंगे तो हम क्या बोले 18% छूट देना, सीधे 100 से घटा के बटे 100 कर देना, 82 बटे 100 कर देना है, ठीक। अब इसको काटते हैं, देखते हैं 29 बार में, ये 20 बार में, फिर ये 10 बार में, ये 41 बार में। अब 41 गुना 29 बटे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 29 चौका 116 9 8 1 1 बटे 10 आएगा, तो आपका हो जाएगा 118.9 आएगा। इतना रुपया में वो बेचेगा, ठीक है ना। अब खरीदता कितना में, 100 रुपये में, बेचता कितना में, 118.9 रुपया में। तो उसको लाभ क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ऑब्वियसली लाभ होगा भाई। 100 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है 118 रुपये में, ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा। तो कितना परसेंट वही लाभ पूछ रहा है, तो सीधे 100 से कंपेरिजन है, 18.9 ज़्यादा है तो 18.9% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा बोर्ड पर। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने है 74 नंबर। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सबसे बन गया होगा। इसको कुछ नहीं करना था, सॉल्व करना पूछ रहा था और उसका आंसर क्या होगा वो बताना था। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1/11 कितना हो जाएगा, 12/11। और फिर अगला करते हैं 1 + 1/12 13/12। फिर अगला करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1/13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14/13। इतना होगा ना। आगे सीरीज बन रहा 1/11 1/12 1/13, तो इसी तरह चलता रहेगा, ठीक। इसको करते हैं लास्ट वाला, 1 + 1/21 हो जाएगा 22/21।
21। अब देखिए ये जो है ब्रैकेट में बीच में तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये देखिए इसको कट कैसे रहा है, ये देखिए ये इस टर्म में कट रहा, ठीक इस टर्म में कट रहा, तो यहाँ भी इस टर्म में कटेगा। तो बचता कौन है, एक 1/11 बचता है, बाकी तो सब कट ही रहा है, उधर मल्टीप्लाई जाकर 22 बचता है। तो इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले देखिए सीरीज कैसा बन रहा है और किस रूप में ये कट रहा है, ठीक ना। जो कट रहा है उसको काट देंगे। और ये है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपको फिर आपके सामने स्लाइड पे आएगा। और ये 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है ओलिव बोर्ड के मैथ सेक्शन का। और देखिए ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको करिए, उम्मीद है सभी कर लिए होंगे। बोल रहा 2 प्रकार के चावल ए और बी की कीमत जो है, एक के 70 रुपये पर केजी और दूसरे का जो है 95 रुपया पर केजी है, और उन्हें एक साथ मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है। बोल रहा फिर चावल ए और बी को मिलाए जाने का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे कि परिणामी मिश्रण की कीमत जो है 85 रुपये पर केजी हो। मेरे भाई जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का ऐसा सवाल आता है, दो चीज़ों को मिलाया जाता है, जो भी परिणाम रिजल्टेंट आता है उसको हम क्या करते हैं, पहले मिक्सचर में जनरली होता क्या है ना, ये होता है ना, ऐसे करते हैं ना इसको। तो ये जो बीच में लिखा था ये रिजल्टेंट लिखा था, दोनों चीज़ को मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार होता है ना, वो चीज़ लिखा था। तो यहाँ पर परिणामी मिक्सचर की कीमत जो 85 रुपये पर केजी है मिलाने पर, यानी रिजल्टेंट ये दोनों को मिलाने के बाद हो रहा 85 रुपये पर केजी, तो 85 रुपये यहाँ लिख देंगे 85। अब बोल रहा है एक का कीमत जो है 70 रुपये है, चावल ए का कीमत है, चावल बी का कीमत, एक का कितना है 70 है, दूसरे का कितना है 95 है। और ये हमेशा जो है ना इन दोनों के बीच का नंबर होता है, ठीक है ना। बीच का नंबर का मतलब ये नहीं इसका मिड नंबर होगा, इससे एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 95 में से 85 गया तो 10 होगा, उसके बाद 85 में 70 गया तो 15 होगा, तो रेशियो हो जाएगा 2:3, ठीक है ना। यही पूछ रहा था आपसे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये 75 नंबर तक आप जो बताएं 25 क्वेश्चन का सीरीज, 1-2 क्वेश्चन छूट गया, वो ग्राफ का था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और कलर भी सबका अलग अलग है तो ग्राफ में। और यदि मेरा पूरा प्रयास रहा कि जितना भी क्वेश्चन था बढ़िया तरीके से करवाएं, ऐसा करवाएं कि ताकि आपको समझ आए, और उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मेरा पूरा एफर्ट रहा इस वीडियो को बनाने में कि आपको समझ आ जाए। जो भी भाई जिनसे नहीं बना वो देख लीजिए और लिख लीजिए, जो फार्मूला आता है उसको भी मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ क्या है नहीं। और ये वीडियो आप को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है हमारा जो वीडियो का है लिंक जो है सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए उन स्टडी ग्रुप में जो इस बार CGL के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो भी आ रहा है सैटरडे या संडे का वीकली टेस्ट का वो सीरीज लेकर फिर मैथ का क्वेश्चन लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। जिन भाइयों से नहीं बना कोई बात नहीं, बताएंगे उसमें हम, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।